पिछले लेक्चर में मैंने इंडिविजुअल करदाताओं की निवास की स्थिति का निर्धारण किस तरह से होता है उस पर चर्चा की थी। इंडिविजुअल एसएससीज की निवास की स्थिति का निर्धारण करने के लिए 3 कंडीशंस आपने देखी थी। कंडीशन ए में आप कह रहे थे फर्स्ट पॉइंट में कि मिनिमम स्टे 182 डेज का होना चाहिए। अगर 182 डेज का नहीं है तो गत वर्ष से ठीक पहले के 4 वर्षों में 365 दिन और गत वर्ष में कम से कम 60 दिन रहे। दोनों में से कोई एक पॉइंट आपको फुलफिल करना था। कंडीशन बी में गत वर्ष से ठीक पहले के 10 वर्षों में कम से कम वो 2 वर्षों में निवासी रहा हो, या यूं कहिए 10 में से कम 2 बार कंडीशन ए को पूरा किया है तो कंडीशन बी पूरी मान ली जाती थी। और कंडीशन सी में आप देख रहे थे गत वर्ष से ठीक पहले के 7 वर्षों में इंडिया में उसका टोटल कम से कम 730 या इससे अधिक दिन रहा हो। तो 3 कंडीशंस थी। इन कंडीशंस के आधार पे ही हम निवास स्थिति का निर्धारण करते थे। वो निवासी भी हो सकता था, मीन साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज वहीं से अगला पॉइंट स्टार्ट करता हूं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार की निवास स्थिति का अगर निर्धारण करना हो तो वो आप कैसे करेंगे? इसके लिए आप देख रहे हैं यहां पर भी 3 ही कंडीशंस हैं। कंडीशन ए में आप देख रहे हैं एचयूएफ के कार्यों का प्रबंध व नियंत्रण पूर्ण रूप से भारत में रहा हो। कंडीशन ए का पहला पॉइंट है। अगर ऐसा नहीं है तो या एचयूएफ के कार्यों का प्रबंध व नियंत्रण आंशिक रूप से भारत में रहा हो। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स है परिवार के कार्यों का प्रबंध और नियंत्रण। एचयूएफ में जहां पर उसका कर्ता रहता है वहां पर स्थित माना जाता है। कर्ता से मतलब हेड ऑफ फैमिली से होता है। तो परिवार का मुखिया कहां रहता है? अगर वो भारत में रहता है तो भारत में स्थित माना जाएगा कंट्रोल। भारत के बाहर रहता है तो भारत के बाहर स्थित माना जाएगा। सामान्यतः तो एचयूएफ की जो निवास स्थिति है वो निवासी की ही होती है जब तक कि एचयूएफ का करदाता ये स्वयं सिद्ध न कर दे कि एचयूएफ के कार्यों का प्रबंध व नियंत्रण भारत में स्थित नहीं रहा है, न तो पूर्ण रूप से रहा है और न ही आंशिक रूप से। तो एचयूएफ के करदाता को निवास स्थिति निर्धारित करवाने के लिए पहली कंडीशन फुलफिल करनी होती है, वो ये कि परिवार के कार्यों का प्रबंध और नियंत्रण कहां रहा है, पूर्ण रूप से भारत में रहा है या आंशिक रूप से। दोनों में से कोई भी एक पॉइंट को आप पूरा करेंगे तो मैं मान लूंगा कंडीशन ए फुलफिल हो गई। कंडीशन बी में आप देखते हैं एचयूएफ का जो कर्ता है, हेड है, उसका निवास स्थिति का स्टेटस क्या है वो मुझे देखना होगा। और मैं ये देखूंगा कि गत वर्ष 19-20 अगर है तो उससे ठीक पहले के 10 वर्षों में कम से कम कर्ता के द्वारा 2 वर्षों में निवासी होने की शर्त को पूरा किया गया, या यूं कहिए गत वर्ष से ठीक पहले के 10 वर्षों में करदाता या हेड ऑफ फैमिली, कर्ता जिसको कहते हैं, वो 2 या अधिक वर्षों के लिए भारत में निवासी रहा। तीसरी कंडीशन है कि एचयूएफ का जो कर्ता है उसका भारत में स्टे गत वर्ष से ठीक पहले के 7 वर्षों में कुल मिलाकर के 730 दिन या इससे अधिक दिन भारत में रहा है, तो मैं ये मान लूंगा कंडीशन सी पूरी हो गई। 3 कंडीशंस हो गई। पहली कंडीशन तो कंट्रोल पूर्ण या आंशिक रूप से भारत में है, फुलफिल हो जाएगी। बी कंडीशन में कर्ता की निवास स्थिति गत वर्ष से ठीक पहले के 10 वर्षों में 2 या 2 से अधिक वर्षों में निवासी रहने पे पूरी होगी। सी कंडीशन गत वर्ष से ठीक पहले के 7 वर्षों में कर्ता का स्टे इंडिया में
730 या इससे अधिक दिन के लिए रहा है तो वो पूरी मान ली जाए। इन कंडीशंस के आधार पर HUF की निवास स्थिति का निर्धारण किया जाता है। तो HUF का स्टेटस साधारण निवासी, ऑर्डिनरली रेजिडेंट एसएससी, साधारण निवासी का मानूंगा। कब मानूंगा? A, B और C तीनों ही कंडीशन अगर HUF पूरी कर दे तो HUF करदाता का स्टेटस रेजिडेंट एसएससी मींस ऑर्डिनरली रेजिडेंट एसएससी का माना जाएगा, साधारण निवासी। असाधारण निवासी HUF को मैं तब मानूंगा जब कंडीशन A तो पूरी हो रही हो, लेकिन कंडीशन B या C दोनों में से कोई एक या B और C दोनों ही पूरी ना हो रही हो। A पूरी कर दी है, B और C में से कोई एक या B, C दोनों ही पूरी ना करें तो फिर स्टेटस हो जाएगा असाधारण निवासी का, नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट एसएससी का। और तीसरी स्थिति होती है नॉन रेजिडेंट अनिवासी। अगर HUF का कर्ता कंडीशन A पूरी नहीं करता है, कंडीशन A का मतलब कंट्रोल जो कार्यों का है भारत में पूर्ण या आंशिक रूप से स्थित नहीं है, विदेश में ही स्थित है, तो कंडीशन A पूरी नहीं होगी। और कंडीशन A अगर पूरी ना हो, B और C दोनों ही पूरी होती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, A कंडीशन अगर आप पूरी नहीं करते हैं तो फिर आपका स्टेटस नॉन रेजिडेंट का हो जाएगा। तो इस तरह से HUF करदाता भी इंडिविजुअल करदाताओं की तरह से 3 भागों में विभाजित किए जाते हैं, साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी। कंडीशंस के अकॉर्डिंग उनका स्टेटस प्रत्येक असेसमेंट ईयर में बदलता रहता है। जरूरी नहीं है कि एक बार आप साधारण निवासी हैं तो अगले बार भी ऐसा हो, क्योंकि हम ये कंडीशंस देखेंगे। अगर आप कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपका स्टेटस फिक्स किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लेता हूं, फर्म या व्यक्तियों के समुदाय, एसोसिएशन ऑफ पर्संस। फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्संस AOP की निवास स्थिति का निर्धारण कैसे किया जाए? तो फर्म और AOP की 2 ही स्थितियां होंगी, या तो वो निवासी होंगे या फिर वो कहलाएंगे अनिवासी। फर्म निवासी तब मानी जाएगी जब फर्म के कार्यों का प्रबंध व नियंत्रण पूर्ण या आंशिक रूप से भारत में स्थित है। आप जानते हैं कि फर्म का नियंत्रण फर्म के साझेदारों के पास होता है। तो फर्म का जो हेड ऑफिस है, साझेदार कहाँ बैठते हैं, कहाँ से डिसीजन लेते हैं, वो स्थान महत्वपूर्ण होता है। तो अगर फर्म को कंट्रोल और मैनेज करने का काम साझेदारों द्वारा भारत में बैठ के किया जाता है, तो मैं ये मानूंगा कि प्रबंध व नियंत्रण भारत में स्थित है, चाहे वो पूर्ण रूप से हो चाहे वो आंशिक रूप से। AOP व्यक्तियों के समुदाय की स्थिति में समुदाय का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है उसके बैठने का स्थान या उसके कार्यालय जो जहां पर स्थित है वो मुझे देखना होता है। अगर उसका कार्यालय भारत में और वहां बैठ करके वो एक्टिविटीज को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, तो प्रबंध व नियंत्रण भारत में मान लिया जाएगा। तो फर्म और AOP की स्थिति में अगर उनके कार्यों का प्रबंध व नियंत्रण पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से भारत में स्थित है तो फर्म को निवासी करदाता मान लूंगा। और अगर उनके कार्यों का प्रबंध व नियंत्रण पूर्ण रूप से ही भारत के बाहर है, पार्टनर्स आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, या AOP का जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अधिकारी हैं वो भी विदेश में बैठ के डिसीजन लेते हैं और मैनेज करते हैं, भारत के बाहर अगर बैठ के डिसीजंस लिए जा रहे हैं तो उनका कंट्रोल फिर पूर्णतया भारत के बाहर माना जाएगा। और भारत के बाहर से अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं तो फिर आपका स्टेटस नॉन रेजिडेंट का होगा, अनिवासी करदाता का माना जाएगा। तो इस तरह से फर्म और AOP की 2 ही स्थितियां होंगी, या तो वो निवासी होंगे या फिर वो अनिवासी। तीसरा पॉइंट होता है हमारा कंपनीज की
निवास स्थिति का निर्धारण कैसे किया जाए? तो कंपनियों की निवास स्थिति भी दो ही तरह की होती है, या तो वो निवासी कंपनियां होंगी या वो अनिवासी कंपनियां कहलाएंगी। निवासी कंपनी किसको आप बोलेंगे? भारत में कोई भी रजिस्टर्ड कंपनी, कोई भी कंपनी जिसका समामेलन इनकॉर्पोरेशन इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के तहत हुआ है, भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड है, तो वो कंपनी निवासी ही होगी, चाहे उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट विदेश में ही क्यों न रह रहे हो। मीन्स भारतीय कंपनी है तो उसका कंट्रोल कहां से हो रहा है ये मैटर नहीं करता है, उसको हम ध्यान में नहीं देते। भारतीय कंपनियां तो सदैव ही निवासी होंगी। देखना ये होता है कि अगर कोई विदेशी कंपनी है तो विदेशी कंपनी की निवास स्थिति का निर्धारण कैसे किया जाए। विदेशी कंपनी की निवास स्थिति का निर्धारण करने के लिए मुझे ये देखना होगा कि विदेशी कंपनी जो है उसका कंट्रोल अगर पूर्ण रूप से इंडिया में स्थित है, कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस वहीं पर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग भी वहीं होती है, सारा कुछ इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, तो फिर वो विदेशी कंपनी भी निवासी कहलाएगी, क्योंकि उसके कार्यों का प्रबंध और नियंत्रण पूर्ण रूप से भारत में है। तो कंपनीज के बारे में निवासी या रेजिडेंट किसी भी कंपनी को मैं तब मानूंगा जब कंपनी भारत में रजिस्टर्ड हो, या कोई विदेशी कंपनी है तो उसके कार्यों का प्रबंध व नियंत्रण पूर्ण रूप से भारत में स्थित है, तो इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रेजिडेंट कंपनी कहलाएगी, निवासी कहलाएगी। और अगर कोई विदेशी कंपनी है, उसके कार्यों का प्रबंध व नियंत्रण भारत के बाहर स्थित है या आंशिक रूप से भारत में है, उनका कॉर्पोरेट ऑफिस विदेश में है, सपोज गूगल है या फेसबुक है या यूट्यूब है या फॉरेन कंपनी जितनी भी हैं, इन सब ये कंपनीज हैं, इनके कॉर्पोरेट हाउस आउट ऑफ इंडिया है, आउट ऑफ इंडिया है, तो इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका स्टेटस नॉन रेजिडेंट या अनिवासी का कहलाएगा। तो भारतीय कंपनी तो हमेशा रेजिडेंट होंगी ही होंगी, कंट्रोल चाहे कहीं से भी हो उनका। विदेशी कंपनियां पूर्ण रूप से भारत में अगर कंट्रोल स्थित है तो निवासी हो जाएंगी, अगर आंशिक रूप से है या उनका कंट्रोल पूर्ण रूप से भारत के बाहर ही स्थित है, तो इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उन कंपनियों को नॉन रेजिडेंट कहलाएंगी, वो अनिवासी होगा। तो इस तरह से तीन पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किए आज। एचयूएफ की रेजिडेंशियल स्टेटस का निर्धारण किस तरह से होगा, फर्म और एओपी की निवास स्थिति के निर्धारण के लिए क्या शर्तें होती हैं, और कंपनियों के निवास स्थिति का निर्धारण किस तरह से होता है। नेक्स्ट पॉइंट में आज के लिए तो इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि निवास स्थिति का टैक्स की गणना पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब आप कंप्यूटेशन करते हैं तो इनका रेजिडेंशियल स्टेटस किस तरह से उसको प्रभावित करता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।